जी। आपका नाम, शुभ नाम सर जी? मेरा नाम इमताराम बाम्बू जी। और पर्यावरण प्रेमी, ओके। जिला नागौर, राजस्थान। जी। और जो मेनका गांधी की संस्था है जी। पीपुल फॉर एनिमल, ठीक है। उनका भी नागौर जिले का जिला अध्यक्ष ओके। हूँ जी। 1982 से। जी। और मैंने जो मेरे जीवन में जी। जो काम शुरुआत हुई, वो शुरुआत 1975 से हुई। 1975 से मेरी 95 वर्षीय दादी जी ने मेरे को एक पिंपल का पेड़ मेरे हाथ से लगवाया। और उन्होंने कहा कि ऐसे पिंपल के पेड़ पनपाने से और पेड़ों को बड़ा करने के बराबर और कोई पुण्य नहीं है। तो मैंने उस पेड़ की सेवा की और उस पेड़ को बड़ा होते देख पेड़ लगाने शुरू कर दिए। और हर गांव में मेरे पास एक जीप थी, उसमें पेड़ लेकर के जाता था और पेड़ लगाता था और स्कूलों में जाता था और ग्रामीणों को इकट्ठा करके किसानों को पौधे बांटता था और पौधा लगाने का तरीका बताता था और उस पौधे को बड़ा करने के लिए उनको प्रेरणा देता था। ये जीप अपनी जो आपके पास अभी वही जीप थी? नहीं, पहले जीप अलग थी। ओके। तो ऐसे करके मैंने पेड़ लगाने शुरू किए, पौधे लगाने शुरू किए और पौधे जहाँ लगाए उसकी गिनती रखता था और पूरा डॉक्यूमेंट्स मेरा जो 1975 से लेकर के आज तक मेरा पूरा डॉक्यूमेंट्स मैंने बिल्कुल कंप्लीट रखा और पौधे लगाता रहा। नागौर जिला तो एक ऐसा जिला है जहाँ तो 1600-1700 गांव है, जहाँ एक ही गांव में ऐसा गांव नहीं बचा जहाँ मैंने पौधारोपण नहीं किया। और इसके अलावा सीकर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है और अजमेर है, जोधपुर है। ऐसे जिलों में भी हमने कई बार जा करके पौधारोपण किया और पेड़ लगाए। ठीक है। और जो पेड़ों को बड़ा करने के लिए भी मैंने समय समय पर उनकी देखभाल की और उन्हें जाकर के सभी लोगों को जागरूक किया। तो ऐसे करके मैंने आज तक मेरी जिंदगी में मैंने 5.5 लाख पौधे लगाए, जिसमें से 3.5 लाख पौधे पेड़ बन गए। मतलब आपने अपनी जिंदगी में 1975 से आप पौधे लगा रहे हैं। हाँ। 5.5 लाख पौधे आपने लगाए हैं, जिसमें से 3.5 लाख आपके पेड़ बन गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके अलावा फिर मैंने 1999 में एक जमीन खरीदी, 36 बीघा 6 हेक्टर। उस जमीन को खरीद करके और मेरा ये ख्याल आया कि भाई हमने बहुत काम किया है, एक ऐसा जो प्रशिक्षण केंद्र भी पर्यावरण के लिए बनाया जाए ताकि आम आदमी देखे और उनसे प्रेरणा ले। तो मैंने ये जमीन खरीदी और जमीन खरीद करके चारों तरफ तारबंदी करके और बाड़ बनानी शुरू की और चारों तरफ बाड़ बनाई और इसके अंदर एक एक कतारबंद पेड़ लगाने शुरू किए। जैसे एक कतार में 200 पौधे, वैसे हमने 50 कतार लगाई। 50 कतार में 10,000 पौधे लगे और चारों तरफ 2,000 पौधे और 1,000 पौधे और लगाए। ऐसे करके 11,000 से ज्यादा पौधे इसमें लगाए, जिसमें अपन अभी बैठे हैं। 6 हेक्टेयर जमीन, 6 हेक्टेयर जमीन में वो पौधे पूरे के पूरे पेड़ बन गए और ऐसा जंगल बना, खेत को जंगल बना दिया। 6 हेक्टेयर। हाँ, 6 हेक्टेयर खेत को अगर कोई किसान, यदि ऐसा मैंने तो अभी नहीं देखा है कि अपने खेत को पर्यावरण के लिए, वन्य जीवों के लिए, मूक पक्षियों के लिए अगर कोई खेत को जंगल बनाया हुआ मेरे तो अभी ध्यान में नहीं, मैंने भी नहीं देखा अभी तक। मैं इतना घूमा हूं। मैंने इसमें फिर क्या किया, इसमें जंगल बनाया तो इसमें जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। जब मैं जंगल बना रहा था उस समय 5-7 मोर थे, आज 292 मोरों के तो जो गिनती है और एक बार तो 300 तक पहुंच गए। 300 से ज्यादा यहाँ राष्ट्रीय पक्षी मोर हैं। 300 पक्षी अपने इसमें 6 हेक्टेयर में? हाँ, मोर राष्ट्रीय पक्षी मोर। और इनके अलावा जो छोटे पक्षी है वो तो हजारों की तादाद में, छोटे पक्षी वो हजारों की तादाद में। और उनके रहने के लिए, उनको प्रजनन के लिए
ऐसे ऐसे गमले लगाए हुए हैं जिसमें प्रजनन करके जानवर उड़ जाता है। छोटी चिड़िया है वगैरह है, घरेलू चिड़िया है, जो ये कमेड़ी है, चिड़ी है, लेली है, और है, तोते हैं वगैरह वगैरह, कई तरह के कोयले हैं, कई तरह के जानवर पक्षी यहाँ आकर के रहने लगे। और उनके जो हमने 300 परिंदे पानी के लगा रखे हैं उसमें भरता हूँ। सब वो पूरे दिन भर पानी पीते हैं। और हर रोज उनको 20 किलो चूगा डाला जाता है। 20 किलो दाना हर रोज उसको चूगा डालते हैं। जब सुबह सुबह मैं 6:30 बजे चूगा लेकर के निकलता हूँ, 6:45 बजे तक सब जानवर इकट्ठे हो जाते हैं और उनको चूगा डालता हूँ। अपने आप आ जाएंगे सुबह से? अपने आप आ जाते हैं। और वो उनको आवाज लगाता हूँ, अपने आप आ जाते हैं और वो सब चूगा चुग करके आधा घंटे में वापिस रवाना हो जाते हैं और वापिस अपने खुले में विचरण करते हैं। दिन में एक टाइम डालते? सुबह एक टाइम, सुबह में तो इतना, क्योंकि ये तो मेरे खुद के अर्जे खर्चे का मामला है, क्योंकि मेरी खुद की कमाई का है और कोई किसी से दूसरे से तो आज तक इतना काम किया। स्थिति तो यह है, काम करने वाले लोग भी बहुत हैं, सरकार का भी सहयोग लेते हैं और भी कुछ लेते हैं। हमने आज तक एक पैसा ही अनुदान नहीं लिया इस काम के लिए, पेड़ लगाने के लिए। हमने खुद के तेल बाड़ा, पेड़ वन विभाग से खरीदे और वन विभाग से खरीद करके पौधे लगाए, खरीद के वन। हाँ, हमने आज तक, ये हमारे पास रिकॉर्ड है कि आज तक हमने एक पैसा ही किसी से नहीं लिया। अब जब गांव में जाते हैं तो पौधे लगाए और खुद अगर 1000 रुपये दिए तो दूसरे लोगों से 2-2 हजार इकट्ठे करके वहां झाड़ी लगा करके उनको ही भोला दिया कि इस पेड़ों को बड़ा करना। ऐसे करके लोगों का सहयोग लेकर के जगह जगह घूमता रहा और पौधे लगाता रहा। ऐसे करके हमने जब पौधे लगाए और पौधे बड़े हुए, स्कूलों में सब वो उनको जिम्मेदारी देता रहा। खुद ने ही वहाँ योगदान दिया और दूसरों से योगदान लेकर के वो पौधों के लिए उन्हीं गाँव में। और हमने खुद में हाथ में एक पैसा ही हमने आज तक किसी से न लिया न कुछ हुआ, हमने दिया जरूर है। और दूसरी चीज ये है कि एक बात आपको ये बड़ी गजब की लगेगी कि इसमें जो काले नाग हैं, इसमें वो गोपाट हैं, काले नाग हैं, गोइडा है, गोपाट हैं और ये नेवले हैं। ऐसे करके रेंगने वाले भी सैकड़ों जानवर हैं। तो उनके लिए एक बाड़ बनाई कांटों की बड़ी जबरदस्त। उसमें क्या है कि गर्मी नहीं लगती है, वो एयर कंडीशन है उनके लिए। तो वो जानवर क्या है कि बेचारे रात को बाहर निकलते हैं, रात को बाहर निकल के अपनी पेट पूर्ति करके बाढ़ के अंदर छुप जाते हैं, छुपे बैठे रहते हैं। जब कभी कभी मैं चलता हूँ, कोई आदमी आता है तो वो पग बोलते ही अंदर बाढ़ में छुप जाते हैं। तो वो छुपने वाले रेंगने वाले जानवरों के लिए जगह नहीं है। तो इसलिए क्या है कि रेंगने वाले भी सैकड़ों जानवर है जो चारों तरफ पुरानी बाढ़ है 20 साल से, उसमें रेंगने वाले जानवर। अपनी बाढ़ जो 4 द्वारी है 20 साल पुरानी है। 20 साल ये पौधों से जो अपने आप सिमट की नहीं की ताकि पक्षी को आना जाना। नहीं, ये मिठाई नहीं, बिल्कुल। इसे तो पक्षियों के आने जाने के लिए, अंदर आने के जाने के लिए, पक्षियों के लिए। तो ऐसे ये हमने ये काम ऐसे किया। और इसमें जो अब जानवरों के लिए चूगा पैदा करता हूँ तो कम से कम 20, 30, 15, 20 कुंटल चूगा होगा, जो पहले तो जानवर वैसे खाएंगे और फिर उसको काट करके निकाल करके फिर जानवरों को डालूंगा। जिसमें आपने फसल लगा तो वो इन्हीं को खिला देते हैं। और वहाँ कम से कम 2, 4, 5 कुंटल की तो पंखे हो जाती है मोरों की, वो बेचता हूँ। मोर पंखे जो गिराते हैं ना, इकट्ठी करता हूँ, 4-5 हजार की पंखे बेचता हूँ और उसका ही चूगा ला करके उनको ही खिलाता हूँ। मामला तो ये जो आपने पंख मोर के इकट्ठे करके ये इतने क्या, हमने तो खूब पंखे बेचता हूँ, बिल्कुल 4-5 हजार। वो कमरे में जिसमें आप वो मैं सोऊंगा उस वाले में भी है। हाँ, तो वो पंखे क्या है कि हम मोरों की वो पंखे भी बेच करके 2-4 कुंटल ले आते हैं। और ये जानवरों के लिए जो है मेरा एक जीवन है। मैंने ये सोचा है कि भारत में जो कानून बना हुआ है, कानून तो सबका लिए बना दिया, कानून जो मुंह से बोलता है ना वो अपना कानून चलाता है यार, वो कानून चलता है यार। जो बेचारे मूक हैं, जो अपनी पीड़ा बता नहीं सकते, वो कानून चलता नहीं है। उसकी जो पीड़ा है हम सुनते हैं, उसकी पीड़ा हम सुनते हैं, क्योंकि वो आवाज लगाते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तकलीफ में होते हैं।
तो उनकी पीड़ा कोई सुनने वाला ही नहीं है। क्योंकि आदमी है, आदमी तो पुलिस थाने में जाएगा। अगर आपने परेशान किया या मैंने परेशान किया या कुछ हुआ या किस घटना घटी तो जाकर के FIR दर्ज करा देगा और उनके वकील साथ देंगे और मजिस्ट्रेट की उन्हीं सुनेंगे, नेता लोग भी सुनेंगे, उनके पास बोर्ड का भी अधिकार है। ये बेचारे मूक जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, इनके पास बोर्ड का तो अधिकार है नहीं, तो इसलिए नेता लोग इसकी क्यों सुनेंगे? सरकार की भी इसकी कम सुनती है। इसके लिए हमने इसकी बात सुनी तो इसी बात का ही परिणाम है जो दिल्ली तक इसकी आवाज पहुंची, ताकि इसके लिए भी ये पद्मश्री घोषित हुआ होगा। इससे पहले आपको राष्ट्रपति भवन एक बार पर्सनली अकेले को बुलाया था? हाँ, पहले भी मेरे को इंडिविजुअल अकेले आदमी को राजस्थान से मेरे को बुलाया और मेरे से 7 मिनट तक वार्ता की। उसमें ये जीवों की भी चर्चा चली की, गाय की भी चर्चा। आपने 7 जय पे बात की थी, थोड़ा बहुत 7 जय बताएंगे? 7 जय जंगल, जैसे जंगल, सबसे पहले जल, जंगल, जंगल और जीव और जलवायु और जमीन और जैविक और जनसंख्या। अब क्या है कि ये 6 जय तो ये ऐसे हो गए। 7वीं जनसंख्या आई, उसमें एक हमने कोटेशन बनाया, वो भी सुनाया उनको कि जनसंख्या ने रोको भाई, जनसंख्या ने रोको भाई, लाख रोगरी एक दवा, सब चीजा ही कम पड़ जासी धरती पानी और हवा। ये अगर जनसंख्या नहीं रुकेगी, ये बड़ी विस्फोटक है, ये विस्फोटक है। ये अगर ऐसे बढ़ती गई तो धरती पानी हवा ये सब कम पड़ जाएगी, स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। यही तो स्थिति गड़बड़ हो रही है जनसंख्या से, ये मामला फैल रहा है। जनसंख्या कम होगी तो ये अपने आप ही संतुलन बना रहेगा। अब संतुलन क्या रहा, जितने भी धरती पर जीव जानवर थे और पशु पक्षी थे, उनकी संख्या घट गई, प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ। जब जितने भी जानवर थे ये बराबर था, भगवान ने जब धरती पर उतारा, पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु जानवर और एक तरफ इंसान, सबको बराबर का दर्जा दिया और बराबर का हक रखना, एक दूसरे का हक मत छीनना। हक छीना तो प्रकृति माफ नहीं करेगी। सही बात है। आपके साथ बहुत बड़ा भारी आपको गंभीर परिणाम भोगने होंगे। जब मानव मात्र ने उनका विचारों का, मूक प्राणियों का हक छीनना शुरू किया तो ये गड़बड़ जाला शुरू हो गया। ये स्थिति गड़बड़ाने लगी, ये संतुलन गड़बड़ाने लगा, जलवायु परिवर्तन होने लगा और ग्लोबल वार्मिंग होने लगा और ये जो मतलब बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ गलने लगे, समुद्र के पास समुद्र में जाने लगे। मैं बताता हूं, अगर नहीं चेते और इसका जो संतुलन नहीं बनाए रखा तो एक दिन जो भारत के जो सीमा पर जो समुद्र के पास जितने शहर है वो पानी के नीचे आ जाएंगे और एक ऐसी स्थिति हो सकती है अगर हम नहीं चेते और हमारे पर्यावरण को नहीं बचाया और जलवायु परिवर्तन को नहीं बचाया और ये जो प्रदूषण ऐसे ही फैलता रहा तो स्थिति क्या होगी, आने वाले 2040 तक 56 डिग्री तक तापमान बढ़ जाएगा। 56 और शरीर जलने लगेगा, पेड़ों की पत्तियां जलने जग जाएगी, जगह जगह आग लगनी शुरू हो जाएगी और प्राणवायु ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी और प्राणवायु ऑक्सीजन की बोतलें रखनी पड़ेगी। ये जो राशन की दुकानें ऐसे दुकानें खुलेगी, दम घुटने लगेगा जब ऑक्सीजन की बोतल लेकर के ये मतलब वो मास्क लगा करके उसको मतलब टाइम पास करनी पड़ेगी और आने वाली भावी पीढ़ी के लिए बड़ा गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये क्या है कि एक ये जो हुआ है ना, ये जो हो रहा है ये प्रकृति का संतुलन है। प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा हमने और ये प्रकृति अब नहीं माने। ये जो भाई एक चीज है जो हम लोग बताते हैं कि ये करो वो करो वो करो वो करो, और बड़े बड़े वेदों में बताया, बड़े बड़े शास्त्रों में बताया, हमारे बड़े बड़े शास्त्र है उनमें बताया गया है। हम उसका अनुसरण नहीं करेंगे और उनके कहने से नहीं चलेंगे और उल्ट फेर हो गए तो नुकसान तो होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब क्या है कि जो बड़ी बड़ी सरकारें कह रही है कि विकास करा देंगे, ये विकास करा देंगे, ये विकास करा देंगे। मेरा मानना है कि विकास तो हुआ
1000 गुना, पर विनाश कितना हुआ इसका कोई इसके पास आंकलन नहीं है। सही बात। मैं ये कहता हूं कि विकास हुआ 1000 गुना और विनाश हो गया 5000 गुना, जब ये स्थिति गड़बड़ाने लगी। अब क्या है कि आज से 20-25 साल 30 साल पहले हमारे यहाँ राजस्थान में 500-600 शेर होते, जंगल के राजा, और कितने चित्ते हैं, और हजारों की तादाद में शेर, चित्ते, रंगा, सियार वगैरह, और कई तरह के जो भालू वगैरह कई तरह के जानवर होते थे जंगलों में। आज संख्या घट करके मुश्किल से 30-40 पर आ गई, 15-20 पर। ये स्थिति 20 साल में हो गई। जो आज अगर जंगल बचेंगे कैसे? जंगल का राजा ही नहीं बचेगा तो जंगल कैसे बचेगा? अब जो पर्यावरण का रक्षक है, जो स्थिति गड़बड़ हुई है, अब हमारे देश में क्या हुआ है, हमारे जो किसान है वो कमजोर हो रहे हैं। पूरे भारत में किसानों की स्थिति क्या हो गई, वो उनको बड़ी भारी कमजोरी आ गई। कमजोरी कैसे आ गई है कि हमारे पहले हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारे देश में घी दूध की नदियां बहती थी, हमारे देश में गायों का पालन होता था, हर घर में 5-7-10 गाय होती थी। आज हमारे देश में कोई घर में गाय है नहीं, न कोई गाय रखता है, गायों को सुनी छोड़ दी गई है। अब जैविक खाद कहाँ से बनेगी और वो असली खाद कहाँ से आएगी? जब ये स्थिति हुई तो ये यूरिया, डीबी, रासायनिक खादें शुरू हो गई, और रासायनिक खादें लोग काम में लेंगे तो बीमारी तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं। बीमारी फैल रही है, जगह जगह बीमारियां फैलेगी। तो इसलिए स्थिति ये है कि हमको चेतना पड़ेगा। अब आप कैसे बचोगे? जो हमारे जो अन्न पैदा हो रहा है इसमें जहर, अब सब्जी पैदा हो रही है, यूरिया डीएपी इसमें बहुत यूज हो रहा है। और आप मेरी सुनते जाओ, अब सब्जी में ही जहर, तेल में ही जहर। अगर घर की चीज अपन तैयार नहीं करेंगे, किसान के घर में तिल पैदा होता है तो तेल वहां मिलता है, मिर्च किसान के खेत में पैदा होती है, धनिया किसान के खेत में पैदा होता है, मिर्च किसान के खेत में पैदा होती है, और अन्न किसान के खेत में पैदा होता है। सही बात है। तो ये सब चीजें किसान के खेत में पैदा होती है, तो किसान बाहर का ला करके क्यों खाता है? सही बात है। किसान के खेत में तिल होता है, किसान ले जा करके वो तिल तो बेच देता है, और वो जो मतलब तेल निकालते हैं कंपनी वाले, जो डिब्बे भरे हुए, उसमें कई तरह के रासायनिक पदार्थ मिला देते हैं, और वो केमिकल मिला करके फिर वो तेल ला करके किसान खाता है। हाँ, सही अब कमजोर तो हो गई। इसमें क्या है, जीरा भी किसान है, कई किसान तो रख लेते हैं, पर उसमें कीटनाशक छिड़का जाता है। सही बात। झाड़ू में कीटनाशक छिड़का जाता है, और कई झाड़ू में घोड़े की लीद मिला देते हैं, और कई मिर्चों में माटी मिला देते हैं। है मावे की क्या स्थिति है, इसमें मेण मिला देते हैं, आलू सड़ा करके और कई तरह के केमिकल मिला करके और ये मावा बना देते हैं, और ये ऐसे मिला करके इसे मावा मिलाते हैं, मावा बनाते हैं। उसमें क्या डालते हैं, एक तो ये है शैम्पू वगैरह, कई चीजें, पाउडर वगैरह, यूरिया। मैं एक चीज पूछ रहा था। नहीं, इसमें क्या है, ये मावा बनाते हैं। अब क्या है, लोग शादियां करते हैं, शादियों में सभी लोग मावा लाते हैं, अरे मावा लाया, मावे से कतलियां बनाओ, और ये फलाना बनाओ, और ये बनाओ, और मोती बाग बनाओ, और ये बनाओ, लाडू बनाओ। अब अब वो मावा है, मावा यूरिया से बनता है, शैम्पू से बनता है, और थोड़ा बहुत दूध मिला लिया जाता है। ऐसे करके मावा बेच रहे हैं, और वो मावा लोग खा रहे हैं, और शरीर में साइड इफेक्ट कर रहा है, शरीर में बीमारियां पैदा हो रही है, और हर आदमी बीमार पड़ रहा है। तो इसलिए क्या है कि हमारा देश के किसान इतने कमजोर हुए। हम लोग, जब मैं आज 70 साल का हो गया, जब मैं 18-20 साल का था, तो मैं 1 कुंटल की बोरी उठा करके कई दूर ले जाता था, और खाक में पकड़ लेता था बोरी। 1 कुंटल? हाँ, 1 कुंटल की। और इतना मजबूत था, और वो जो वजन उठा करके हम बहुत काम करते थे। आज का जो 20 साल का लड़का है, एक आदमी तो उठा ही नहीं सकता, उसके लिए तो 50 किलो के कट्टे बना दिए। मेरे से नहीं उठेगी 50 किलो की। वो तो 50 किलो के कट्टे बना दिए। इतनी कमजोरी आ गई हमारे किसानों में, जिसका तो कोई सीमा ही नहीं है। अब क्या है कि जो हरियाणा वगैरह जो क्या है ना, वहाँ खेती करते हैं ना लोग, वहाँ क्या अपने लिए तो वो अलग कोई 1-2 किले में, आधे किले में
अपनी अलग खेती करते जैविक खेती कर के लिए जैविक खेती कर काम में लेते हैं और बाकी का अन्न यहाँ से ले जाते हैं, ठीक है नहीं। और वो कीटनाशक यूरिया DAP छिड़क करके वो ज्यादा अन्न पैदा करके और वो फिर अपना बेच देते और वो लोग खाते हैं। वो तो बीमार तो होंगे ही, जितने भी मजदूर गरीब तबके के लोग हैं वो तो बीमारी से जकड़ जाएंगे। इसमें तो उसको तो कोई बचाने वाला है ही नहीं, उसका तो धनी भगवान ही है और किसके पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो तो अब अन्न तो वो खाएंगे, भूखे तो रह नहीं सकते और उसमें केमिकल आएगा और उसके शरीर में बीमारियों से वो जकड़ जाएंगे। इसलिए क्या है कि हमारे जो विनाश हो रहा है, स्थिति जो है विनाश की, मेरा जो मेन कारण मेरे का बताने का है, जो ये राजस्थान कैनाल आ रही है, अब हरियाणा पंजाब उधर होती हुई आ रही है, उसमें कई तरह के केमिकल वो छोड़े जा रहे हैं। अगर इस पानी को टेस्ट कराया जाए तो इसमें भी केमिकल मिलेंगे, नदी के पानी में, नदी के पानी में, ये नहर में मिलेंगे, नहर में जहर बन रहा है और ये लोग पी रहे हैं बड़े शौक से। और भाई जो बीमारी अंदर से जाती है ना, आदमी के अंदर बीमारी कैसे फैलती है ये किसी को पता नहीं। बीमारी फैलती है ये एयर क्लीनर है जो नाक, इससे आदमी के अंदर बीमारी जाती है, या खाना अन्न पानी जो या खाना खाएगा इससे या अच्छी हवा नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, अच्छी हवा नहीं मिलेगी तो उससे साथ कीटाणु चले जाएंगे, खाने के साथ कीटाणु चले जाएंगे, पानी के साथ कीटाणु चले जाएंगे। अगर ये नाक और मुंह वो है, आंखें, तीनों चीज बंद कर लो, बीमारी आ ही नहीं सकती। कोरोना का बाप ही नहीं रोक कोई किसी के अंदर घुस नहीं सकता। बीमारी अंदर से घुसती है, अपन ही खुद ही घुसाते हैं, तो बीमारी तो हम मोल लिए बैठे हैं, हर जगह ही बीमारी बीमारी। आप कितने सावधान रहोगे? इसलिए क्या है कि हमारे देश में हमने जो यही राष्ट्रपति जी से मांग की, हर घर में गाय रखी जावे, गौ माता लागू करो, लागू कर दो कानून। हर घर में गाय रखता है उसको दूसरी सुविधा देंगे, उसके कंट्रोल का गांव है तो गाय रखता है उसको देंगे। और कोई सस्ते में कोई चीज मिलती है, लोन मिलता है, कोई सस्ते में खाते में पैसा डाले तो घर में गाय है तो पैसे डालेंगे। ऐसे हर आदमी के पैसे क्यों डाल रहे हो खाते में? किसी के पैसे मत डालो, पैसे उसके डालो जो घर में गाय रखता है, गाय उसका ही पालन करो और गोबर की जैविक खाद बनाओ और गोमूत्र बेच करके पैसे कमाओ और उस गाय के जो श्वास है उसकी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका सही तरीका है। जो 2,000 रुपए भेज रहे हैं उस 2,000 को भेजने से पशु के नाम पे भेजोगे, जो गौ माता रखते हैं उससे क्या कि 2,000 रुपये आपको मिलेंगे, गौ माता को खिलाइए, खिलाओगे तो उससे क्या जैसे उसकी दिहाड़ी हो जाएगी बरसन की, फिर उससे जो गोबर है उसकी जैविक खाद बनाओ, उससे आपको पैसा मिलेगा। मेहनत करोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एक दूसरी चीज क्या है कि लोग अब क्या है कि जो लोग नरेगा नरेगा रोजगार गारंटी योजना चल रही है, अब कितना गड़बड़ मामला है हमारी, तो हम लोग तो वहां तक आवाज पहुंचाइए दिल्ली तक कि ये नरेगा योजना आखिर ये पैसा इससे क्यों लूटा जाता है? ये किसानों को पैसा टैक्स लगा करके पैसा इकट्ठा किया जाता है और ये पैसा ऐसे ही लोगों के जा रहा है खाते में। गया घंटे 2 घंटे 4 घंटे बैठा, हाजिरी मंडई, वापिस आ गया, 145 रुपये मिल गए। और यार 145 रुपये घर में गाय रखता है तो उसके खाते में डालो, कि उस गाय का नाम लिख लो, फलाना नाम के 2 गाय के अगर 300 रुपये 245 290 रुपये भेजो हर रोज, यार गायों का पालन करेगा, गायों की सेवा करेगा, गौमूत्र होगा, गाय का दूध होगा, गाय का घी होगा, हमारा किसान मजबूत होगा, किसान में क्षमता एक अलग ही आ जाएगी। घी दूध दही से जो घर की चीज होगी, उसके गाय के घी से ही वो सब्जी बनाएगा। तो इसलिए क्या है कि हमारे देश जो कमजोर हो रहा है, कमजोर होने का कारण ही यही है कि हमारे देश में स्थिति गाय से ये स्थिति बिगड़ी। जब गाय रखनी लोगों ने बंद कर दी, अब सब हर आदमी चाय पीता है, दूध कहाँ से लाता है? दूध तो वही है, यूरिया से दूध बनता है, शैम्पू से मिला करके दूध बनाया जाता है और उस दूध को डाल करके लोग पी रहे हैं मजे से और चाय पी रहे हैं। क्या दूध लियो, थैलियां दूध लियो, थैली में दूध आता है और उसमें वो आता है आपके जो डेयरी वाले बेचते हैं, तो इतना दूध है कहाँ? लोग तो पशु पालते ही नहीं है। इसलिए गाय है तो बड़ा गंभीर परिणाम होगा। अब गाय का दूध घी ऐसे अगर जो आदमी कोई खाता है अच्छी तरह, उसको जो गाय की सेवा करता है, गाय की जो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, गाय ऑक्सीजन लेती है
उस कार्बन डाइऑक्साइड से बैक्टीरिया वगैरह कई तरह के कीटाणु जीवाणु उस घर में खत्म हो जाते हैं, उस गाय की गैस से, जो उसकी सांस से। गाय का तो इतना है, उसके ऊपर हाथ फेर करके आदमी के कई तरह की बीमारियां खत्म होती है। जैसे हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसकी पंख चलाओ किसी आदमी के ऊपर, कई तरह के बैक्टीरिया वगैरह कीटाणु खत्म हो जाते हैं इस पंख से। हाँ, इस पंख से। ये जो मैग्नेट है इसमें बहुत बड़ा, जो कई तरह की बीमारियां खत्म होती है। तो इसलिए क्या है कि हर चीज का एक पहलू है, और ये जो आखिर इस पर आना पड़ेगा, नहीं तो हमारा देश जैविक खेती पर आना पड़ेगा, और गाय रखनी पड़ेगी। गाय के बगैर तो आदमी कोई बच भी नहीं सकता। स्थिति ये गंभीर, हर आदमी को दूध चाहिए, और दूध कहाँ से आएगा? चाय बनाने के लिए चाहिए, और चाय पीता है। छोटे बच्चे जब थे हम लोग जो पैदा हुए, उस समय हमको हर रोज पाव आधा किलो दूध मिलता था। सुबह पाव दूध पी लेते थे, दोपहर को और पी लेते थे, शाम को और पी लेते थे। दूध ही दूध से बड़ा शरीर मजबूत होता था, हड्डियां मजबूत होती थी। अब आदमी की हड्डियां तो कमजोर हो गई है बिल्कुल ही, और तरह तरह की बीमारियां लग रही है। इसलिए हमने सबसे पहले यही हमारा जो मुद्दा है कि गाय को पालो। और ये जो गौशाला वगैरह रखते हैं लोग, तो गौशाला में भी ये लोग जो मांग करते हैं, हम तो उनके पास इतना जो गोबर होता है, उस गोबर की अगर गौशाला वाले जैविक खाद बनाए, और जैविक खाद बना करके किसानों को बेची जाए, तो फिर ये यूरिया DAP का पत्ता साफ हो सकता है। इतनी गौशाला है, गौशाला को आना पड़ेगा आगे गौशाला को तो आना पड़ेगा ही। और ये जो गोमूत्र है, इसे गोमूत्र है, गुड़ है, फिटकड़ी है, ये कोई 4-5 चीजें मिला करके ये जो कीटनाशक बनता है, नीम धतूरा, ये इनके कीटनाशक बनता है। इसका कीटनाशक भी ये काम में ले। लोग क्यों ये कीटनाशक छिड़क रहे हैं? तो इससे क्या है कि तरल पदार्थ पैदा होकर के मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा हानिकारक पैदा होता है। तो इसलिए क्या है कि हर आदमी को अब चेतना पड़ेगा। अब बचने का मार्ग नहीं है। बड़ी बड़ी बाहर की जो एजेंसियां थी, बड़ी हमारे देश से बाहर से आकर के उन लोगों ने इतने पैर पसारे हैं, हमारा देश कमजोर हो रहा है और खोखला हो रहा है। तो इसलिए एक दूसरी चीज, जो बड़े बड़े गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, वो नशे से जकड़ रहे हैं। उनको कोई छुड़ाने वाला नहीं है। कोई शराब पी रहा है, अब 2 से 3 रुपये मजदूरी के मिलते हैं, और आकर के 100-150 रुपये की शराब पी लेता है, और 50-100 रुपये के गुटखे खा लेता है, और 50 रुपये की बीड़ियां पी लेता है, और पूरा पैसा खत्म कर देता है। और उनके बच्चे रोते फिरते हैं, और फिर सरकार के रोजगार गारंटी दे, तन यूं करा, बियूं करा। और यार ऐसे होगा कैसे? आदमी तो खुद गड़बड़ हो रहा है। उन अगर मेहनत नहीं करता है तो उनको किस बात के पैसे? इसलिए एक तो मैं ये मानता हूं कि फोगट का पैसा तो कोई आदमी के, अब क्या कोई कहते हैं साहब मार लोन माफ कर दो, कोई ये माफ कर दो, ये जो अनुदान दे दो। और यार अनुदान दे दो, अनुदान आप अच्छा काम करते हो तो अनुदान ले, आप अपने खेत में पेड़ लगाओ, अनुदान ले, आप गायों को पालन करो, अनुदान ले। ऐसे फोगट में आप किसी का, अगर एक चीज है मैं ये मानता हूं, अगर कोई आदमी फोगट में खाएगा वो जिंदगी भर मरेगा, ऊपर नहीं बढ़ सकेगा, चाहे भले ही कोई आ जाओ, भगवान ही उसका साथ नहीं देगा। ये मैं तयशुदा बात कहता हूं, क्योंकि ये जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, ये इसका पैसे का जो रोटेशन घूमता है, ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। हर चीज पर टैक्स लगता है, टैक्स लगा करके सरकार के पास, वो गरीब का ही टैक्स लगता है। गरीब जो फोन चलाता है, और उसके जो फोन चलाता है, फोन में जो पैसे लगते हैं, वो टैक्स ही है। और क्या है उससे नफा क्या मिलता है? पेट में क्या खाने के लिए मिलता है? नहीं। एक अब तो क्या है कि कुछ फ्री हो गया, जो कुछ हो गया। पहले फोन से क्या है, एक आदमी 50-50 रुपये की बात करता था, 50 रुपये 1 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में उड़ जाते थे। तो उसे क्या है, कुछ मिलने वाला तो था नहीं। ऐसे बातें हो गई, 50 रुपये खत्म हो गए। ऐसे करके गरीबों के ऊपर ये टैक्स लगा फोन का। फोन तो उस व्यापारी के लिए काम का है, किसान के लिए इतना काम का थोड़ा ही है। सही बात है। तो हर आदमी फोन काम में लेने लगा। एक घर में मतलब 5-5, 10-10 फोन। अगर 10 आदमी है तो 10 फोन। अब 10 फोन का कितना खर्चा है बताओ? सही बात है। अब किसान तो कमजोर हो गई। तो एक तो ये, दूसरा चीज किसान नशा करता है, तो शराब पीता है, फिर रोटे खाता है,
फिर अमल खाता है, फिर गुटखे खाता है, फिर बीड़ी पीता है, तो इस नशे से जकड़ रहा है। फिर कोई माइद मर गया तो उसका एडा कर रहा है, फिर उसका ओसर मोसर कर रहा है। जिंदे बेचारे जिंदा था तब तो उनकी सेवा की नहीं, उसको कोई पूछा ही नहीं, अब आ करके उसके ऊपर लारे खर्चा कर रहा है, उसका एडा कर रहा है, लोगों को खिला रहा है। तो ऐसे करके वो ब्याह शादी में हजारों लोगों को इकट्ठे कर लेता है, और बिल्कुल क्या है कि वो 5-5, 10-10 मिठाई बना देता है, लोग एंटी छोड़ते हैं, झूठी छोड़ करके डाल देते हैं और ये बिखेर देते हैं। बहुत बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। और फिर एक डीजे चला दिया, 20-20 हजार रुपये में डीजे आता है। एक किसान के जो शादी होती है 20,000 रुपये ले जाता है। और वैसे ध्वनि प्रदूषण फैला सा 250 डेसिबल ध्वनि होती है, जिससे छोटे छोटे बच्चों के कान के पर्दे भी खराब हो गए, और बच्चे पढ़ने में जो उसका मानसिक ध्यान भंग हो गया, उसका संतुलन बिगड़ गया। ये ध्वनि प्रदूषण और फैल रहा है। जो मानव जीवन है वो उसको चिड़चिड़ापन हो गया, अब कोई सहन करने की शक्ति नहीं थे। पहले क्या है कि मारपीट कर देते थे तो बच्चा कहीं जाता नहीं था। अब एक बच्चे के थप्पड़ लगा दो या कुछ उसको कह दो, जाकर के फांसी खा जाएगा या मर जाएगा। ये तो स्थिति हो रही है हमारे देश में। इसके ऊपर किसने सोचा? किसी ने नहीं सोचा। बस ये है कि अरे बस ये कर दो, वो कर दो, हम ये कर देंगे, हम ये विकास करा देंगे। अरे भाई विकास ही विकास, पर विकास के साथ मैं ये बताता हूँ, ये इतने विनाश हुए हैं यार, हो रहे हैं विनाश जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। उस विनाश को कोई रोकने वाला भी नहीं है यार, किसके पास आंकलन भी नहीं है कि ये कितना विनाश हुआ। ऐसी स्थिति है, बड़ी भयंकर स्थिति। मैं एक चीज पूछो, जैसे आपने भी जो जैसे बाग लगा, मैं अपने बाग मेरे को ये जो आपका जंगल है जिसमें 6 हेक्टेयर में लगा, इसमें आपने कोई पक्षी खरीद के भी लाए हैं बाहर से? नहीं, ये कि पक्षी नहीं लाए। पक्षी तो अपने आप ही आते हैं, अपने आप ही जाते हैं, अपने आप ही मजे से बैठ रहते हैं। हमने तो उसके रहने के लिए, जब एक आदमी सेठ साहूकार 100 कमरे बना करके एक धर्मशाला बनाता है और अपने आप को धन्य मानता है कि मैंने एक बहुत बड़ी धर्मशाला बना दी, जब कितने लोग आएंगे मेरे को याद करेंगे, इस सेठ ने कितनी बड़ी धर्मशाला बनाई है, कितने रहने के लिए। पर वो धर्मशाला तो केवल आदमी के लिए ही है, इसके अलावा तो वो काम की नहीं है। हमने 11,000 पेड़ों की एक धर्मशाला बना दी। फिर वो धर्मशाला किसके लिए बनाई? जो मूक पक्षियों के लिए। बड़े आनंद से रह रहे हैं। मेरे को तो कोई लोभ लालच है नहीं। अब क्या है कि मेरे को तो ये पता है कि जिंदगी तो एक दिन जानी है। आदमी की उम्र तो 80 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल से आगे बचेगा नहीं। इस पेड़ों की उम्र है 200 साल, 300 साल। तो इसलिए ये जानवर तो बेचारे मौज करेंगे, आनंद लेंगे। और फिर एक पेड़ की तो कितनी ऑक्सीजन है, आप आंकलन लगा दो, 11,000 पेड़ों की कितनी प्राणवायु ऑक्सीजन चलेगी, वो पूरे मानव जीवन के लिए काम आएगी। और कितनी ये कार्बन डाइऑक्साइड सोखेंगे और कितनी ऑक्सीजन देंगे। ये प्राणी मात्र के लिए और हजारों लाखों लोगों के लिए काम आ रही है। ये ऑक्सीजन, इतनी ऑक्सीजन अगर कम पड़ जाएगी तो बिल्कुल दम घुटने लगेगा लोगों को। सांस लेने के लिए हवा, ये प्राणवायु ऑक्सीजन पेड़ों की ही मिलती है और कहीं से खरीदी नहीं जा सकती, और ये कहीं से ही मिलती नहीं है। तो इसलिए ये ऑक्सीजन के लिए हमने काम किया। ये क्या किया हमने? जो 3.5 लाख पेड़ बन गए, वो सब ऑक्सीजन दे रहे हैं। हमारा एक जो सबसे पहला पीपल था पेड़, वो आज लाखों टन ऑक्सीजन फेंक रहा है। तो उससे शुरू हुआ, आज हमारे पेड़ कितने लाखों टन ऑक्सीजन फेंक रहे हैं। वो ऑक्सीजन तो मानव जीवन के लिए काम आ रही है। मैं तो अकेला ले नहीं रहा हूँ, न मैं कोई बेच रहा हूँ, न मैं कोई खरीद रहा हूँ, न मैं कोई कुछ कर रहा हूँ। अब मेरे तो खर्चा हो रहा है, ये भी मैं तो मुश्किल से भोग रहा हूँ। अब आज मेरे जो 20 साल से ये बिजली का कनेक्शन है। नागौर जिले में 55,000 कृषि कनेक्शन है, 60,000 कृषि कनेक्शन है, जिसमें से मेरा भी एक कृषि कनेक्शन शामिल है। मैं जो पैसे भर रहा हूँ ये जानवरों के लिए कर रहा हूँ। लोग खेती कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उसके पास एक भी पेड़ लगाया नहीं है। कोई 5-10 पेड़ है, 20 पेड़ है यार, पानी जमीन से खींच रहे हैं। मैं एक चीज बता दूं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने जो ऐसी मशीनें बना दी जमीन से पानी खींचने के लिए, तो जो 500 फुट 1000 फुट से पानी खींच लेते, लेकिन आसमान से पानी खींचने के लिए मशीनें कहाँ हैं? वो तो यही है। ये पेड़ अगर नहीं लगे तो आसमान से पानी नहीं आएगा तो खेती नहीं होगी, अन्न पैदा नहीं होगा, वो जो किसान कमजोर हो जाएगा और किसान मर जाएंगे, भूखे मरते। तो ये इसलिए क्या है कि मैं किसानों से यही निवेदन करता हूँ कि जमीन से पानी खींचने वाले तो मशीनें वैज्ञानिकों ने बना दी, पर ये आसमान से पानी खींचने वाली मशीनें भी हर किसान लगाएं और इसको तैयार करें।
ताकि आसमान से आराम से पानी बरसे। अभी जैसे मैं उस वाले कमरे तक, जो दूसरा कमरे तक जा गया, आपके इस खेत में आने को देख अलग सा होता है, पक्षियों की चिहचहाट। अभी बाकी अपन अभी सुबह घूमेंगे, सुबह पक्षी सारे देखेंगे। मतलब आपने कोई पक्षी कैद नहीं कर रखा, अपनी मर्जी से वो आते, अपनी मर्जी से जाते, कभी आए कभी जाए। हाँ, ऐसे भी रेंगने वाले बाहर जाते हैं आराम से, वह रात भर में घूम घूम करके अपना पेट भराई करके आकर बैठ जाते हैं और आराम से दिन भर बैठे रहते हैं। शाम को वापिस अपने जो निकल जाते हैं, जाकर के कहीं हाथ आया अपनी पेट पूर्ति की। सांप भी है? हाँ, सांप तो यही काले नाग है। हमने जो कोई पकड़ा जाता है गांव में काला नाग वगैरह, तो उसको क्या है कि हम यहाँ छुड़ा देते हैं, बेचारे उसको मारो मत भाई, उनको भी धरती पर अधिकार है। मतलब कोई भी अगर किसी को जैसे पक्षी, कोई किसी के घर सांप निकल गया बड़ा, वो कोई भी जानवर है, कोई वो हाँ, यहाँ छोड़ दो, हमारे इसमें छोड़ जाओ। हाँ, छोड़ दो, यहाँ बैठे रहो, कौन पालता है। यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है उनको। फिर वो अपनी पेट पूर्ति करो, पेट पूर्ति तो उनको खुद को करनी पड़ेगी। सांप के लिए मैं कहाँ से लाऊं? तो उनको तो क्या चूहा हुआ, उनको ढूंढना पड़ेगा, और उसको मारेगा कोई नहीं, छेड़ेगा कोई नहीं, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे उनको। ठीक है, उनको भोजन दो, सांप है, गोईडा है, वो अपनी जगह, वो गोपाट है, नेवड़े, वो अपनी पूर्ति करो। मैं उनको कहाँ से ला करके दूं उनको खाने पीने के लिए? ये जरूर है, जो पक्षी है नी ऊपर उड़ते हैं, उनके लिए तो जरूर चुगा डालता हूं, और वो अपना शिकार बनाए खुद। भगवान ने उसको ऐसी शक्ति दी है, वो जाकर के जप कर ले, कोई बिल में घुस करके खा ले, क्योंकि वो प्रकृति का संतुलन तो वही बनाए रखेंगे। क्या है कि अब ये संतुलन तो हम तो कैसे बना सकते हैं? हमने तो ये काम किया है। अब यह एक चीज है, आप ये देख लो, हमारे भारत में ऐसे भी कोई है ऐसा आदमी जो एक मूक जीवों के लिए, मूक प्राणियों के लिए, मूक पक्षियों के लिए अगर अपने खेत को जंगल बना दे, हजारों पेड़ लगा। मैं आपको बात बताऊं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कल शाम को मैं नागौर आया था जोधपुर से। रात को 10-11 बजे मैं वहाँ पे कॉलेज में था, वहाँ जो उनके पास भाई के पास रहा था। तो रात को 11-11:30 बजे मेरी बात चली कि मैं ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे में। तो उन्होंने आपका नाम बताया कि वो हमारे यहाँ एक ऐसे ऐसे पर्सन है जो जैविक के पक्षियों के लिए कर रहे हैं। तभी रात को 11:30 बजे हमने फ़ोन किया आपको, रात को डिस्टर्ब किया, रात को आपको तुरंत फ़ोन किया। फिर हमने पूछा कि मैं ऐसे ऐसे यात्रा से आ रहा हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ। मेरे को बल्कि कल आज निकल जाना था सुबह। आज सुबह मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए आपके सिस्टम, क्योंकि देखिए मैं यात्रा पे निकला था इसको जानने के लिए। अब ये भी मैंने क्या किया, अब कल जाने का भी मैं बोल दिया परसों चला जाऊँ, क्योंकि मेरे को इससे सीखना है, ताकि क्योंकि मैं ये सीखूँ तभी आगे मैं किसी को बता पाऊंगा। एक चीज ये है कि अब ये नेता लोग है वगैरह, दूसरे लोग है, जितने लोग हैं, उनके तो क्या है कि ये प्रचार करने वाले मीडिया वगैरह उनके पीछे घूमते हैं और उनकी बात को पकड़ते हैं। इस काम के लिए कोई मीडिया नहीं आती। तो इसके लिए तो हमारे तो मीडिया वही है, जो पक्षी है, वो आवाज लगाते हैं, वो दिल्ली तक हिला देते हैं, वो तो कुर्सी उन्हीं ने पद्मश्री दिला दिया। वो तो ब्रह्मांड हिला सकते हैं बिल्कुल ही, उनके पास इतनी शक्ति है। उस जानवरों के उनकी शक्ति से मेरा इतना आत्मबल है कि मेरे को कोई तरह का डर नहीं लगता है बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो आवाज है वो पहुंचती है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी तो क्या है कि मेरा जो जब यूट्यूब पे लोगों पर चल रहा है, कई आदमियों के नेताओं को चल रहा है, वो ये करता, किसानों के लिए ये कर दिया, किसानों के लिए ये, वो जानवर के लिए नहीं बोलेंगे। जानवर के लिए तो मैं ही बोलूंगा कि भाई ये जो भी बोलने वाले हैं, ये कानून तो इसके लिए कानून ही बने हुए हैं, इसके साथ हत्या करता है, अत्याचार करता है, कानून तो अभी जैसे मैंने न्यूज में देखा था, आपने 13-14 शिकारियों को भी जेल पहुंचा दिया और खुद के हर्जे खर्चे से मुकदमे लड़े और शिकारियों को सलाखों के पीछे डलवा दिया बिल्कुल ही। 13 शिकारियों को, 13 शिकारियों को खुद के हर्जे खर्चे से मुकदमा लड़ा, खुद के पैसे। हाँ, खुद के पैसे से, क्योंकि इनकी विचारों की सुनने वाला कौन? आप इनके लिए हक के लिए भी लड़ते हैं। अरे हक तो हमें तो इनकी चिंता है, दूसरों की कोई होश ही नहीं है। आदमी के तो पास वोट है, वोट तो नेताओं को वोट चाहिए, इसलिए वो नेता उनकी सुनेंगे। इन बेचारों के पास तो, अब कई लोग मेरे को कहते हैं चुनाव लड़ लो और ये भर लो, भाई मेरे पास जो है, जो वोट देने वाले, उनके पास तो बेचारों के पास वोट का अधिकार नहीं है, मैं कैसे चुनाव लड़ लूं? मेरे को तो वोट देने वाले ये हैं, कोई रेंग पूंछ वाला है, कोई पंख वाला है, इनको वोट का अधिकार नहीं, इनको वोट का अधिकार नहीं है। इसलिए हम तो ये ऐसा काम नहीं करेंगे। यार ये हमारे जो फौज है नी, ये अपराध नहीं करती, ये गलत काम नहीं करती हमारी फौज। वो ये नेताओं की फौज है ना,
वो अपराध करती है, बदमाशी करती है, एक दूसरे को लड़ाता है, सब कुछ करते हैं आगे बढ़ने के लिए। कईयों का शोषण होता है, कईयों के साथ अपराध होता है, पुलिस में मुकदमे दर्ज होते हैं, एक चीज हो रहा कचहरियों में जाते हैं। कहीं देखा चिड़ियाघर में इतने बांधने के बाद भी पक्षी नहीं संभलते, और चिड़ियाघर में वो बांध के रखते हैं ना, ची 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 ची, चिड़ियाघर में शांति नहीं होती है। आपके यहाँ एक पक्षी की भी रात में आवाज नहीं है? नहीं, एक पक्षी नहीं बोलेगा, सुबह आपको पता लग जाएगा, बिल्कुल आवाज लगाएंगे, सब आराम से बैठे हैं, बिल्कुल कोई उसको तकलीफ नहीं है, आराम से जो इच्छा अनुसार। इसीलिए आपने मेरे को बोल दिया साइकिल की लाइट बंद कर दिया, बस सो रहे हैं पक्षी सारे। अभी देखो एक भी पक्षी की आवाज नहीं है। सुबह सुनना खूब है, बिल्कुल। हमने तो ऊपर ही ये गमले लगा रखे हैं, यहीं खूब आकर के बाजरी खाते हैं। तो इसलिए क्या है कि ये जो मामला है ना, आपके इस काम को देख के कोई हम जैसे 20-25 साल के नौजवान नहीं आते कि हम भी इसको बढ़ाएंगे आगे? तो देखने के लिए बहुत आते हैं, करने के लिए देखने वाले तो यार 100,000 आदमी देखने हजारों लोग आते हैं। करने वाले की बात होनी चाहिए ना। करने वाला तो ऐसा कोई नहीं आया कि ऐसा मैं ही बनाऊंगा। लोग तो एक बीघे के लिए। अब मैं साइकिल यात्रा जैविक खेती कर रहा हूँ, कहने वाले तो बहुत, हम भी प्रचार करेंगे। साइकिल पे चलने वाला तो मेरे को एक भी नहीं मिला साथ में। देखो एक चीज है कि लोग जो है ना, देखने वाले हजारों लोग आए। हमारी विजिट बुक है, इसमें क्या है कि हजारों लोगों ने, कम से कम 100, 200, 500 लोगों ने साइन किए हैं, बड़े बड़े लोग आए, और हजारों स्कूलों के बच्चे आए, उन्होंने देखा। पर ये किसी ने नहीं कहा कि मैं भी ऐसा पढ़ाऊंगा। ये है, ऐसा तो कोई आज तक तो नहीं आया, ये स्थिति है। पर बाकी एक चीज है, मेरा दिमाग में थी, मेरे को तो मेरी खुशी हो रही है, मेरे तो बच्चा एक और पेड़ अनेक। बच्चा एक पेड़ अनेक। हाँ, तो नहीं, किसी कई लोगों के 5-5, 10-10 बच्चे हैं, उन्होंने तो आगे से आगे बढ़ा दिया, फिर को तो वो नुकसान कर रहे हैं, वो तो नुकसान कर रहे हैं। रोज अलग अलग भैया, बच्चा एक है, वो अपना नागौर में रहता है, बच्चा एक और पेड़ अनेक। तो इसलिए क्या है हमारे, मतलब आपके बच्चे सिटी में रहते हैं, आप बस इन पक्षियों के लिए ही डेली शाम को यहाँ आते हैं, और डेली सुबह इनको चुगाना देने के लिए डेली आप अकेले यहाँ 6 हेक्टेयर में पूरे इन पक्षियों के लिए आप यहाँ रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इनके लिए, इनकी रुखाड़ी के लिए, इनको बेचारे की कोई तकलीफ नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए किसी को कोई। ये आवाज सुन लेता हूँ रात को, मेरे को पता लग जाता है, कई बार अनहोनी घटना घटित होती है, ये पहले आवाज लगा देते हैं। हाँ, कैसे? जैसे लगा देते हैं, ये मैं आवाज लगाते हैं बहुत जोरदार, तो मैं पहले ही उस अखबार वालों को कहता हूँ ये घटना घटित होने वाली है, कहीं घटना घटित होगी, या तो कोई लोग मरेंगे, या कुछ होगा, या कोई एक्सीडेंट होगा, या कुछ होगा, या कोई बहुत बड़ी घटना घटित होगी, ये बता देते पहले। ये भूकंप आएगा, तूफान आएगा, ये बता देते 48 घंटे पहले, आवाज लगा देते। तो ये तो है ही। पर बाकी एक चीज है, खुशी बहुत आपको, मेरे को मेरी जिंदगी खुशी हो रही है। मेरे को तो क्या है कि बस अब जिंदगी थोड़ी बची है, अब क्या है, हमने तो जो कुछ करना वो कर लिया, और हमें जो मिलना वो भी मिल दिया, और इस जीव जानवर मुख पशु पक्षियों ने ये मेरे को मिला दिया पद्मश्री। पद्मश्री नहीं तो पद्मश्री तो भाई अब आज तक तो कोई नागौर में मिला नहीं, और हमें भी लोग कह रहे हैं कि ये पक्षियों को नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं ये कैसे सेटिंग बैठी, ये कैसे सेटिंग हुई, ये कैसे मिल गया, कितना पैसा मिलेगा, आपके सुपारी थी क्या, कितना पैसा मिलेगा? हाँ, क्या कई कहते हैं कितने पैसा मिलेगा। अभी लोगों की सोच इतनी है कि पूछो ही मत, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ तो कोई 50 साल से मिला ही नहीं किसको, तो उनकी सोच तो यही होगी। कई बार तो यही तो बात है, जैसे कोई मेरे से पूछता आप इतना काम करे क्या, मैं बोला भाई सीधी सी बात है, मैं इसलिए इतना काम कर रहा हूँ साइकिल यात्रा पे कि जिस दिन मैं दुनिया छोड़ के जाऊँ तिरंगे में लिपट के। अब बोलते भाई तिरंगे में लिपटने से क्या, अब उसको कौन समझाए भाई कि जिस दिन इंसान दुनिया छोड़ के जाता है तिरंगे में लिपटने का मतलब क्या है। वो बोलते इससे तेरे को क्या मिलेगा। देखो एक चीज है, मेरे जो ख्याल दिमाग में आया, भगवान ने ये जो धरती बनाई, सबसे पहले दिमाग में भगवान ने ये धरती बनाई, धरती पर सब चीज की आवश्यकता है, अपनी अपनी जगह सब चीज काम करती है, एक कड़ी बनती है, एक कड़ी से पूरी सांकड़ बन जाती है पूरी। तो एक कड़ी अगर बीच से टूटती है तो नुकसान होता है। तो ये जो पशु है, पक्षी है, जीव है, जानवर है, पेड़ है, पौधे हैं, नदी है, पहाड़ है,
जंगल हैं, ये सब पूरा पृथ्वी पर परमात्मा ने, भगवान ने रचना रची, फिर मानव को बनाया और मानव को इतना समझाया कि तुम इसी का हक मत छीनना, बराबर दोनों संतुलन कर दिए। अब क्या है, वो आत्मा तो जाती नहीं, जितने भी जंगली जानवर है उसको खत्म करते हैं, वो आदमी में प्रवेश होकर के आदमी जन्म ले लेता है, फिर तो वही काम करेगा, जानवर को तो पता ही नहीं है। एक चीज और है, अभी मैं जैसे साइकिल यात्रा से, अभी यहाँ इतनी दिन में गर्मी होती है ना, खुद मेरे से भी नहीं धूप में चला जाता, लेकिन फिर भी कोशिश करके। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए, आपने पक्षियों के लिए इतनी बढ़िया जगह बना दी है, अभी मतलब इतना घूमने में मजा आता है। दिन में तो बहुत ठंडी रहती है के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। चलो 12 बज गए हैं, अपन सोते हैं सुबह 7 बजे, सुबह 6 बजे अपन सुबह उठ के जब उनको दाना चुगाना और पानी का, फिर पक्षियों के साथ अभी हो सके 12 बज गए हैं पहले, और कल भी मैं यहीं पे हूँ, तो 12 पे हम आराम से घूमेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो अच्छा लगा मिलके, अभी इस चीज़ को अपन क्या कि और दूसरों तक भी बताएंगे कि आप लोग, मैं भी ये कहता हूँ कि कम से कम क्या है कि खेत में भी आप इसको कुछ पेड़ लगाओ, पक्षी भी बैठे हैं, पक्षी बैठेंगे उनका दाना भी वो खाएंगे, कुछ तो पौधे लगाओ पक्षियों के। लेकिन अभी क्या कि हर बंदा सिर्फ ये देख रहा है कि मैं कितने में क्या सब्जी लगाऊं और कितनी कमाई करूंगा। नहीं, कमाई के लिए हर कोई आदमी करता है, और इसके लिए बात तो ये है कि मैं तो ये जो